कहानी के शुरू में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंगल में बनी एक कैबिन में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। जब वो बाहर खेल रही थी तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे बात करता है। थोड़ी बातें करने के बाद वो कहता है यहाँ पर वो बहुत ही जरूरी काम से आया है, एक ऐसा काम जो कि दुनिया बचा सकता है। यहाँ पर दरअसल इस छोटी बच्ची को दो दोस्तों ने अडॉप्ट यानी गोद लिया था। वो दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। वो आदमी छोटी बच्ची से बात तो कर रहा था पर बार बार जंगलों में देख रहा था। तभी हमें तीन और लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिनके हाथ में अजीब से हथियार थे। छोटी बच्ची उन्हें देखकर बहुत डर गई थी। वो भागकर अपने कैबिन में जाती है जहाँ पर उसके दोनों डैड्स थे जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो दोनों को उस आदमी और उन लोगों के बारे में बताती है जो जंगल से आ रहे थे। ये दोनों भी सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आदमी अब अपने साथियों के साथ बाहर आकर खड़ा हो गया था और इनसे दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन उस बच्ची के दोनों डैड उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें वहां से जाने का बोलते हैं। लेकिन वो आदमी भी बार बार अपने जरूरी काम के लिए बोल रहा था कि वो उन्हें अंदर आने दे क्योंकि उन्हें इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन एंड्रयू और एरिक दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एंड्रयू के पास उसकी गन भी नहीं थी जो उसकी गाड़ी में बाहर ही रह गई थी, और सबसे बड़ी बात बाहर वाले लोगों के पास हथियार थे। मगर फिर भी वो लोग बार बार इनसे दरवाजा खोलने का कह रहे थे। मगर ये दोनों उन्हें बार बार धमकी देते हैं कि चले जाओ यहाँ से वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना सिग्नल थे और ना ही लैंडलाइन। इन लोगों ने फोन की तार को भी खराब कर दिया था जो बार बार अंदर आने का कह रहे थे। जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो अपने हथियार से दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। एंड्रयू और एरिक उन पर हमला करते हैं, पर अजीब बात ये थी वो लोग तो इन पर हमला कर ही नहीं रहे थे। और इसी लड़ाई में एरिक के सर में चोट भी लग जाती है तो उन्हीं में से एक लेडी उसकी मदद करती है। ये कहती है कि वो एक नर्स है, यानी कि वो आदमी और उसके साथ जो लोग थे वो इन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। एरिक बेहोश हो गया था और तभी हम यहाँ पर एरिक की पुरानी जिंदगी के बारे में जान पाते हैं जहाँ पर पहली बार उसने एंड्रयू को अपने मॉम डैड से मिलवाया था, पर उन्हें ये रिश्ता इनका पसंद नहीं था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो लोग अलग हो गए और आज एक साथ थे। खैर दोबारा हम प्रेजेंट मौजूदा कहानी पर आते हैं। जब एरिक को होश आता है तो चार लोगों ने इन दोनों को पकड़कर बांध दिया था और उनकी बेटी छोटी बच्ची भी उनके पास खड़ी थी। वो चारों इन दोनों को बताते हैं हम यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम से आए हैं और तब हमने इस रास्ते को चुना और आगे भी बहुत सी मुश्किलात आने वाली है जिनको तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर लोगों को बचाना होगा। अब वो चारों एक साथ खड़े होते हैं और उनको अपना मकसद और काम बताने लगते हैं। शुरू करती है एक लेडी। वो बताती है कि मैं कैलिफोर्निया के दूर एक शहर में नर्स हूँ और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके तुम लोगों के पास आई हूँ। फिर दूसरा आदमी बताता है जो सबसे पहले छोटी बच्ची को मिला था। वो कहता है मैं एक टीचर हूँ और मेरा बार भी है। तीसरे नंबर पर इनका एक और साथी बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है, वहाँ पर एक छोटा सा वर्कर है। पहले वो बहुत बुरा था और उल्टे सीधे काम भी किया करता था, पर अब वो ठीक हो गया है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। फिर चौथे नंबर पर लेडी बताती है कि वो एक होटल में शेफ है। ये सारी बातें समझकर एरिक ये समझता है कि ये लोग किसी रिलीजन मजहब से ताल्लुक रखते हैं और इनके फादर ने उन्हें यहाँ इनके पास भेजा है। उनके ऐसे साथ रहने पर ये उन्हें अलग करने आए हैं। उन लोगों का लीडर कहता है जो सबसे पहली छोटी बच्ची को मिला था कि ये सब गलत सोच है तुम्हारी, हम यहाँ पर एक खास मकसद के लिए आए हैं। वो बताता है दुनिया में बहुत बड़ा एपोक्लिप्स बर्बादी आने वाली है, सारी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई एक खुद को कुर्बान कर दे तो सारी आने वाली मुसीबतें तबाहियां रुक सकती हैं। और ये काम तुम्हें खुद करना होगा अपनी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो लीडर इनको बताता है हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर इन तबाहियों के बारे में हमें सपने आने लगे तो तभी हम चारों मिले क्योंकि हम सबको एक जैसे सपने आ रहे थे। और हाँ, ये बात जान लो अगर तुम में से किसी एक ने अपनी जान ना दी तो हम चारों तो मर ही जाएंगे, पर साथ साथ सारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी और बचोगे तो तुम सिर्फ तीन लोग जिनमें तुम दोनों और तुम्हारी बेटी होगी। तुम
में से किसी एक ने भी अगर खुद को कुर्बान कर दिया तो सारी दुनिया बच जाएगी। वो लीडर आगे ये भी बोलता है, सबसे पहले नदियां डूबेंगी और पानी दुनिया में तबाही फैला देगा, हर तरफ सैलाब होंगे, उसके बाद एक बीमारी फैलेगी जो लोगों की जान ले लेगी और आखिर में गॉड इस दुनिया को खत्म कर देंगे। पर ये सारी बातें सुनकर एंड्रयू और एरिक इन बातों पर यकीन नहीं करते और अपनी जान को सेक्रीफाइस कुर्बान करने से भी मना कर देते हैं। लीडर कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो सारी इंसानियत को इसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर उन्हीं का साथी सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। वो कहता है, एक हिस्सा इंसानियत का जाया हो चुका है और इसी के साथ उसके बाकी साथी उसे खत्म कर देते हैं। ये देखकर एंड्रयू और एरिक बहुत ज्यादा डर गए थे। यहीं पर हमें इन दोनों की पुरानी जिंदगी के बारे में भी दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से गोद लिया था। अब खैर लीडर इनको टीवी दिखाता है जिसमें खबर बताई जा रही थी, मुल्कों में बहुत से जल्जले आ रहे थे, बहुत सी जगहों पर सैलाब सुनामी भी आ गई थी, जिस वजह से समंदर किनारे बसने वाले लोगों ने अपनी जान को गवा दिया था। एंड्रयू अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, पर एरिक को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। तभी हमें फ्लैशबैक पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंड्रयू और एरिक अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। वो भी दोनों को अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप समझने लगी थी और ये सब यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे। पर वो ये बात नहीं जानती थी कि एक साथ ही उनका आखिरी सफर होगा। खैर अब दोबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं। एरिक के सर पर नर्स पट्टी बांधती है और कहती है, हम चारों को इन तबाहियों के बारे में सपने आते थे और तभी हम एक साथ मिले और यहाँ तुम तक आने का रास्ता भी हमने अपने सपने में ही देखा है। तभी इस कैबिन से छोटी बच्ची भागने की कोशिश करती है तो लीडर उसको पकड़ लेता है। एंड्रयू से कहता है, मेरी बात को समझो। पर वो यहाँ पर उसे कह रहा था, जो तुम्हारा साथी जिसको तुमने मार दिया, जो फैक्ट्री में काम करता था, उसका काफी वक्त पहले मुझसे झगड़ा हुआ था और मुझे लगता है जिसका बदला वो मुझसे यहाँ पर लेने आया है। लीडर कहता है, मैं नहीं जानता वो कौन था, पर उसी ने हम सबको इन तबाहियों बर्बादियों के बारे में बताया और फिर जिसके बाद हमें भी वैसे ही सपने आने लगे। पर आज हम अपने सही रास्ते पर हैं, बस हम तो इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं। फिर वो खैर सबको आराम करने का कहता है। तभी वो लेडी छोटी बच्ची को खाना देती है जो शेफ थी, और छोटी बच्ची चालाकी से एक चाकू एरिक को जाकर देती है और उन लोगों का ध्यान भटकाती है। तभी वो लेडी जो शेफ थी कहती है कि दूसरी तबाही का वक्त आ गया है, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ जिसको मैंने सपने में बार बार मरते देखा है। तुम लोग मान जाओ हमारी बात। पर अभी भी दोनों इनकी बात नहीं मानते। फिर उस लेडी को मार दिया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि उसकी फैमिली खत्म हो चुकी थी, वो भी अब जिंदा रहना नहीं चाहती थी। लीडर उसकी लाश को बाहर रख देता है। फिर जिसके बाद ये दोबारा से टीवी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, जहाँ बहुत से इलाकों में इस बीमारी से बहुत से लोग मर चुके थे। इनका एक और सपना सच हो चुका था। एंड्रयू यहाँ पर कहता है कि ये सारी पुरानी खबरें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये खबरें ये पहले ही जानते हैं क्या होने वाला है और क्या होगा। पर एरिक को इनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, क्योंकि उसने पहले जिस आदमी को मरते हुए देखा था, यहाँ पर कुछ महसूस किया था जैसे कोई शक्ति इनके पीछे हो। एरिक ये समझ रहा था कि ये चारों ही हैं जो दुनिया में तबाही फैलाने आए हैं। इन चारों के पास अलग अलग ताकतें हैं। एक के पास सुनामी लाने की ताकत है, तो दूसरा जंग और बीमारी ला सकता है, तीसरा यहाँ पर खाने का है जो दुनिया में कीड़े मकोड़े लाएगा जिससे दुनिया का सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, और चौथा अपने साथ मौत लाएगा। पर एरिक की सोच यहाँ पर गलत थी। उसने अपने दिमाग में अजीब सी कहानी को बना लिया था, बल्कि ये चारों तो उन तबाहियों को रोकने आए थे। तभी छोटी बच्ची इनका ध्यान भटकाती है, एक जोरदार चीख मारती है। एरिक और एंड्रयू दोनों आजाद हो चुके थे। एरिक अंदर इन दोनों को रोकता है और बाहर एंड्रयू अपनी गन लेने जाता है। जब नर्स उसके पास जाती है तो गन से वो उसे डराता है, दूर करता है। वो बाहर उस आदमी की लाश के पास जाकर उसका आईडी कार्ड निकालता है जो गैस फैक्ट्री में काम करता था। वो लीडर को दिखाता है, जो कुछ इस आदमी ने तुम्हें बताया सब कुछ गलत है, उसने तो अपना नाम भी तुम्हें सच नहीं बताया, वो आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके यहाँ पर अपना बदला लेने आया था। पर लीडर उसकी किसी बात को नहीं मानता, कहता है जो कुछ भी है सब सच है,
जब एंड्रयू के सामने नर्स आती है तो गलती से वो उस पर गोली चला देता है और इनका लीडर उसको तीसरी इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर देता है। एंड्रयू को ये आदमी पागल लगने लगा था। ये इसको बाथरूम में बंद कर देता है। तभी उसको की लाश टूटने की आवाज आती है, जिससे उसे ये लग रहा था कि वो भाग गया, पर वो वहीं पर था। वो एंड्रयू पर हमला करके उससे गन छीन लेता है। जब ये हॉल में आते हैं तो टीवी पर खबर चल रही थी कि सभी एरोप्लेन्स खुद ही एक एक करके पानी में गिर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। उसमें बैठे हुए लोग भी मर गए। जो खबर लेडी दे रही थी वो ही इन्फास लीडर बोल रहा था। उसको अपने सपने में ये सब पहले से पता था, पर एंड्रयू इन सब पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। पर एरिक को अब इन बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब इसने इनका पहला साथी मरते हुए देखा था तो तभी उसके पास एक अनजान सफेद रोशनी को देखा था। अब अगली इंसानियत को जज करने का वक्त आ गया था, इसीलिए लीडर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद दुनिया में काले बादल छा गए थे। हर तरफ अंधेरा होने लगा था, साथ ही साथ बिजली भी चमक रही थी। एरिक एंड्रयू से कहता है, हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। वो चारों यहाँ पर हमारे पास इसलिए आए थे, हमें एक मैसेज देने, हमें इंसानियत को बचाना होगा। उन चारों ने हमें अलग अलग सबक दिया। सबसे पहले ने हमें नफरतों को कैसे खत्म करना है, दूसरे ने लोगों की परवाह करना, उनका ख्याल रखना, जबकि तीसरे ने लोगों को बचाने का मैसेज, और चौथे ने हमें इन सब बातों के बारे में बताया। एंड्रयू कहता है, इस काम के लिए हम ही क्यों चुने गए? एरिक कहता है, इसकी वजह ये है, हम तीनों का बेपनाह प्यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो, इसीलिए मैंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया है। और ये कहकर एरिक एंड्रयू से खुद को गोली मरवा लेता है। एरिक अब मर चुका था। एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर कैबिन से बाहर आता है। कैबिन भी बिजली की वजह से पूरी तरह जल चुका था, यानी कि एरिक की कुर्बानी कबूल कर ली गई थी। थोड़ा दूर जाने पर एंड्रयू को एक गाड़ी दिखाई देती है जो उन 4 लोगों की थी। उन्होंने ही इनके लिए यहाँ पर छोड़ी थी। जब ये टाउन में आता है तो खबर सुनता है कि एक मिरेकल, एक मौजज़ा हुआ है। सारी तबाहियां खुद ब खुद रुक गई हैं। प्लेन्स जो तबाह हुए थे वो खुद ब खुद ठीक हो गए हैं और बिजली का गरजना भी बंद हो चुका है। लेकिन जो तबाहियां हो चुकी थी वो नहीं ठीक हुई थी। इनको अब इसी दुनिया में रहना था जो अब कभी पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना कुछ हो जाना कोई आम बात नहीं थी। और एरिक ने खुद को कुर्बान इसलिए किया क्योंकि जिस सफेद रोशनी की उसने बात की थी उसमें उसने एंड्रयू और अपनी बेटी को देखा था, जिसमें उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और वो उनके साथ नहीं था। इसीलिए वो जान चुका था कि उसको ही कुर्बान होना है। कहानी के आखिर में हम एंड्रयू और उसकी बेटी को देखते हैं जो उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए निकल पड़ा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।